अमाइन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, NH2 होता है, एक RNH2, या अगर मैं बोलूं अमोनिया होता है, तो अमोनिया में जिस तरह से लोन पेयर की वजह से बेसिसिटी होती है, जस्ट वैसी ही बेसिसिटी आपकी किसकी वजह से होती है, यहाँ पर जो है अमाइन में भी किसकी वजह से होती है, लोन पेयर की वजह से। ठीक है, तो वहां हमने इसका रीजन पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर केबी वैल्यू हमारी क्या होगी, हाई, अगर केबी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, और पीकेबी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, तो उस केस में भी क्या होंगे आपके अमाइन, क्या होंगे, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। चलिए, इस कंडीशन में भी हमारे क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन की, कि एल्केनामाइन वर्सेस अमोनिया। अभी जो मैंने लिख रखा था वो मेरा एक था इसमें एल्काइल अमाइन RnH2, और दूसरा था मेरा अमोनिया ये NH3, इसमें भी लोन पेयर, और यहां पर भी क्या है, लोन पेयर है। दोनों कंडीशंस में क्या है, लोन पेयर है। ठीक, इन लोन पेयर की वजह से क्या है, बेसिक करेक्टर है। दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, बेसिक करेक्टर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लोन पेयर की वजह, किसकी वजह से है, ठीक है, दोनों में ही है, लोन पेयर की वजह से, पहले में भी दूसरे में भी। तो इस कंडीशन में आपको क्या समझना है कि जिसमें लोन पेयर की पावर को आप बढ़ा दें, उसका क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। और ये जो ग्रुप है, इसको हम कैसा ग्रुप कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, बेसिक करेक्टर बढ़ाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कैसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो बेसिक करेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई इतनी बात में, तो कोई डाउट ही नहीं है। यानी जितना ज्यादा हम प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही हमारा क्या होगा, बेसिक करेक्टर एनहेंस होता रहेगा। क्लियर, तो बेसिक करेक्टर एनहेंस करेंगे। अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन किससे करने लगूं, 2 डिग्री एल्काइल अमाइन से, तो उसमें कितने डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे, दो। कितने आ जाएंगे आपके, उसमें आ जाएंगे 2 ग्रुप, यानी कि पावर क्या हो जाएगी बच्चों, और बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की। ठीक, टर्सरी में और भी ज्यादा आ जाएंगे। यानी अगर मैं बेसिक सी बात करूं गैसियस मीडियम के लिए, क्योंकि हम मीडियम भी अलग अलग होंगे, अभी चल के उस पर आगे बात करेंगे कि मीडियम का रोल क्या है। अगर मैं बेसिक सी बात करूं कि सीधी सीधी बात है कि हमारा जो है सबसे ज्यादा बेसिक मिल रहा है टर्सरी अमाइन, फिर मिल रहा है सेकेंडरी अमाइन, फिर मिल रहा है अमाइन प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आ रहा है अमोनिया। क्लियर हो गया इतना ऑर्डर। ठीक है, ये भी लिखा हुआ देखो कि अमोनिया क्या करता है, क्योंकि ये जो एल्काइल अमाइन है ये अपना लोन पेयर कनेक्ट कर देता है किसी भी प्रोटॉन को, और बना लेता है आपका क्या, आयन। ठीक, अब अगर ये स्टेबल होगा, ध्यान से सुनो, अगर स्टेबल होगा तो बेसिक यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहेगा। लेकिन अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या ये लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा, उस कंडीशन में ये बिल्कुल भी लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी किसकी वजह से आएगी, एल्काइल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से, यस, एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या आएगी, थोड़ी आपकी जो है स्टेबिलिटी क्रिएट हो। लेकिन जब ये अमोनिया अपना लोन पेयर किसको डोनेट करे, हाइड्रोजन को, तो इस कंडीशन में डोनेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्यों हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि अब इसको कोई स्टेबिलिटी देने वाला नहीं है, और उस कंडीशन में चाहेगा कि नाइट्रोजन पीछे को बैक हो जाए। ऐसा दो रीजन से है। पहला तो रीजन है कि भाई देखो, नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये कभी नहीं चाहेगा कि इस पर कैसा चार्ज रहे, प्लस चार्ज रहे। हाँ, अगर इसे कोई सपोर्ट कर रहा होगा ऐसे, तो क्योंकि चार्ज को कम कर देगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एनहेंस। तो इसीलिए हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि क्या है हमारा, जैसे जैसे देखो लिखी हुई ना बात की, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होंगे, आपके ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका बेसिक करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल रहेंगे दूसरों को देने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो इनकी कंपैरिजन के बाद जो है, अगर मैं बात करूं बेसिक करेक्टर के ऑर्डर की, तो बेसिक करेक्टर का जो ऑर्डर होगा माइंड में, वही सबसे ज्यादा कौन, टर्सरी। ठीक, फिर उसके बाद कौन, सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में कौन, प्राइमरी, और उससे भी लास्ट में अमोनिया। ये ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इस ऑर्डर को बहुत पूछते हैं। ठीक है, कि भाई इनको अरेंज कर दो, इनको मतलब सिंपल ये लाइन नहीं देंगे, क्या करेंगे, इस लाइन के बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, जैसे उसने आपको दिया कि CH3 का होल थ्राइस N, ठीक, फिर कह रहा है कॉमा लगा करके CH3NH2, उसके बाद आपसे बोला है कॉमा लगा करके NH3, ठीक, और फिर बोला है आपसे CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH। कहा है इनको इनके बेसिक ऑर्डर के, इसके बेसिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए, डिक्रीजिंग में लगा दो। कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद वो आ जाएगा जो कम बेसिक होगा। तो उस कंडीशन में देखिए कि CH3 का होल थ्राइस N
ये कैसा अमाइन है? यस, टर्सरी अमाइन है। ठीक, तो टर्सरी अमाइन है तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। इसके बाद कौन आ जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी अमाइन किधर लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा है, ये आ गया। इसके बाद कौन आ जाएगा? प्राइमरी अमाइन NH2, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? अमोनिया। ये कैसा ऑर्डर बन गया? डिक्रीजिंग। और हाँ, एक गलती कर मत लेना जो 12th वाले बच्चे बहुत करते हैं, ऑर्डर बिल्कुल सही, साइन गलत। ठीक है, इससे बच के रहना। अब ये कारनामा कर लो, ये कारनामा बहुत ज्यादा जल्दी बच्चे करते हैं। क्लियर? अब ये जो हुआ कहानी, ठीक, ये सारी कहानी किसके लिए है? तुम्हारी गैसियस फेज के लिए। ये बस यहीं पर रिस्ट्रिक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर, किसके लिए थी ये सारी कहानी? गैसियस फेज के लिए। क्योंकि देखो आगे लाइन लिखो, द ट्रेंड्स इज नॉट रेगुलर फॉर एक्वस स्टेट। ठीक है, इस स्टेट मतलब एक्वस स्टेट में ये वाले ट्रेंड्स रेगुलर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसके पीछे का आपको हम 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग लॉजिक बताएंगे। ठीक है, क्लियर? एक तो मैं बता भी चुका जिसमें से इंडक्टिव इफेक्ट का जिक्र हो रहा है। भाई आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है? टर्सरी में। उससे कम किस में लगा है? सेकेंडरी में। और सबसे कम किसमें लगा? फिर प्राइमरी में। तो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके कि आई इफेक्ट किसमें वर्क कर रहा है। तो एक ट्रेंड तो यही है जो कि रिपीट है। इसके बाद एक ट्रेंड और चलता है इसके, इस वाले के अकॉर्डिंग ना, इंडक्टिव इफेक्ट के कौन होना चाहिए सबसे ज्यादा बेसिक? बताओ इसके अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा टर्सरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, फिर उसके बाद प्राइमरी अमाइन। क्लियर? ये हो गया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं आपको। ठीक, अब आगे आ जाओ। देखो दूसरा जो पॉइंट है, क्लियर, दूसरा पॉइंट है आपका सॉल्वेशन का। अब ये सॉल्वेशन का पॉइंट क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। जब हम सॉल्वेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? मतलब जब अमाइन में क्या मिलाएंगे? पानी को मिलाएंगे। तो पानी को मिलाने पर सॉल्वेशन होता है। तो तब हम चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा सॉल्वेशन कौन से का होगा। आप अगर यहां गौर से देखोगे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा जो सॉल्वेशन है वो आपका किसका हो रहा है? प्राइमरी अमाइन का। सुनो क्यों हो रहा है भाई? प्राइमरी अमाइन में आपके कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? ठीक, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फिर ये तीसरा कहां से आया है? मतलब तीनों लगे हुए हैं जो नॉर्मल कंडीशन में दिखा रखा है। तो तीसरा कहां से आया है? सुना कि तीसरा जो आयन बनता था एनिलीनियम करके, मतलब आयंस बनता अमोनियम का, वो है। तो यहाँ 1 2 3 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? जो किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दूसरे में अगर मैं सेकेंडरी अमाइन पे जाऊं, तो सेकेंडरी अमाइन में फिर 2 H अवेलेबल हो जाएंगे प्लस के साथ में। यहाँ प्लस जरूर लगाना है यार ना, यार नहीं तो क्या आएगा? देखो जैसे कि कोई बच्चा यहाँ सेकेंडरी में पहुंचेगा, उसके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अरे यार सर ने तो अभी बोला था R2NH होता है, अब यहाँ वो 2H लिख रहे हैं। इसीलिए तो, क्योंकि प्लस इसने अपना लोन पेयर भी दे दिया, किसको? H को। तब ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल लग रहे हैं। और टर्सरी अमाइन में कितने लगेंगे? सिर्फ 1। तो भाई जिसमें ज्यादा वाटर लग रहा है उसका सॉल्वेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसका सॉल्वेशन क्या है? हाई है। अब सॉल्वेशन हाई है तो सीधी सीधी बात है कि सबसे ज्यादा सॉल्वेशन जिसका होता है वो हमारा सबसे ज्यादा बेसिक वर्क मानते हैं हम उसको। क्या मानते हैं? सबसे ज्यादा बेसिक मानते हैं, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वाटर मिलाने पर, तो सबसे ज्यादा जो आपके बेसिक बने वो कौन? प्राइमरी अमाइन। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? अब आप सोचो, कहानी पूरी अपोजिट। कहानी पूरी क्या हो चुकी है? अपोजिट। पहले वाले की तो क्या हो गई? टोटल उल्टी हो गई ना। पहले सबसे ज्यादा कौन आ रहे थे? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर तो 1 और 3 में तो बिल्कुल क्या हो गया? अपोजिट कंडीशन हो गई। चलिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, अभी इसको यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि आगे चल के ये बदलेगी कहानी। एक कॉन्सेप्ट और है, ये कॉन्सेप्ट है स्टीयरिक हिंड्रेंस का। इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस, जो आपके ये जो ग्रुप लगे हुए होते हैं नाइट्रोजन से, इन ग्रुप की वजह से क्या आता है? एक इनमें रिपल्सिव फोर्स लगती है। क्या लगती है? रिपल्सिव फोर्स। जब ये ज्यादा ग्रुप लगे हुए होंगे, देखो यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं? 1। ठीक, यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 2। यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 3। समझ में आ गया? तो इसका स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब ये हुआ, सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस किसमें है? 3 डिग्री में। उससे कम किसमें है? 2 डिग्री में। और सबसे कम किसमें है? ये क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर। क्लियर? अब स्टीरिक हिंड्रेंस का रोल ये है कि जब आप क्या चाहें कि लोन पेयर लेना चाहे, इससे क्या लेना चाहे? लोन पेयर लेना चाहे, तो सबसे देर से जो आपको लोन पेयर देगा वो टर्सरी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है ना, बल्कि ग्रुप ने घेर रखा है। सबसे जल्दी कौन दे देगा लोन पेयर? और जो सबसे जल्दी लोन पेयर दे वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? बेसिक। क्योंकि इजीली लोन पेयर दे रहा है ना। जब तुम्हें लोन पेयर मिलने की वजह से बेसिक करेक्टर आया, तो सबसे ज्यादा किसका आना चाहिए? प्राइमरी का। सबसे ज्यादा किसका बेसिक करेक्टर आना चाहिए? उसके बाद, और उसके बाद, अब भैया यहां पर हो गए हमारे क्या? 3 पॉइंट अलग अलग क्रिएट। गैसियस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा था तो टर्सरी अमाइन ज्यादा आ रहा था, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी।
लेकिन सॉल्वेशन और स्टीयरिक हिंड्रेंस ने किसको सपोर्ट किया? प्राइमरी अमाइन को, फिर किसको किया? सेकेंडरी को, फिर टर्सरी को, और इससे पहले भी दोनों कंडीशन में यही आया है, सेम ऑर्डर। तो आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल चेक किया, कैसे चेक किया गया? एक्सपेरिमेंटली। जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो उसका रिजल्ट अलग। कौन से केस में? बोलो। एक्सपेरिमेंटली हम किस केस में कंसिडर करेंगे? सॉल्व मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन नहीं, क्या लिख दो? एक्वस सॉल्यूशन के केस। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात है, ना कि आपकी बात किसके लिए है? गैसियस फेज के लिए। किसके लिए नहीं है? गैसियस फेज के लिए नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, जब उन्होंने चेक किया, देखो ध्यान से सुनो, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ? मिथाइल। तो मिथाइल के लिए उन्हें मिला 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया। क्लियर? और जब उन्होंने क्या किया, इस मिथाइल को रिप्लेस करा किससे? इथाइल से, तो तब उन्हें मिला क्या? 2 डिग्री, फिर क्या मिला उनको? 3 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद, यानी कि समझ तो आप गए होंगे, कहानी फिर से वैसी ही है। ठीक, कहानी फिर से क्या हो रही है? कॉम्प्लिकेटेड ही हो रही है। और झगड़ा किस में हो रहा है? सिर्फ 3 और 1 में। सेकेंडरी तो कुछ नहीं कह रहा। अब हम देखो सेकेंडरी को दोनों सारी जगह सपोर्ट कर रहे हैं, यहां भी सेकेंडरी सबसे ज्यादा, यहां भी। और अगर मैं पुराने ऑर्डर लिखूं तो देखो 3 2 1, 1 2 3, तो 2 तो बीच में ही है। समझ गए कि नहीं? 2 कहां है हमारा? बीच में ही है। तो 2 जो है हमारा बीच में है, यानी 2 का तो कोई झंझट ही नहीं था, इसीलिए हमने सबसे ज्यादा किसको कंसिडर कर लिया? 2 को। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्या हो गया? 2 को हमने सबसे ज्यादा बेसिक मान लिया। लेकिन मिथाइल के केस में हमारा वर्क करता है स्टीयरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन। किसको प्रीफर करते हैं हम? स्टीयरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन। इसीलिए हमारा जो है 1 डिग्री पहले आ जाता है। सॉल्वेशन ज्यादा किसका हुआ था? बोलो। 1 डिग्री का। स्टेबिलिटी किसने दिखाई थी सॉल्वेशन में ज्यादा? 1 डिग्री ने। तो बेसिक भी कौन होना चाहिए ज्यादा? 1 डिग्री। स्टीयरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता था? 1 डिग्री। देर से कौन देर था? 3 डिग्री। तो इसलिए 1 डिग्री पहले, 3 डिग्री बाद। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई डाउट? जैसे इथाइल ग्रुप आया, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट तो भैया किसमें ज्यादा लगेगा? 3 डिग्री में। उससे कम किसमें लगेगा? 1 डिग्री। 2 को तो छोड़ दो, 2 का तो भूल जाओ, वो तो सबसे पहले बैठ गया। उसका तो झगड़ा ही नहीं हुआ ना किसी से। क्या बोला मैंने? उसका तो झगड़ा ही नहीं हो रहा। आपके बस में 3 सीट अवेलेबल है, जिसपे आपको, जैसे वो गेम नहीं होता उल्लू में, ठीक है, म्यूजिकल चेयर नहीं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का होता है, कि 200 मीटर की रेस हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सेकंड वाला तो सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाले झगड़ रहे हैं कि नहीं मैं पहले गया हूं, मैं पहले गया हूं। तो वो कहेगा ठीक है भाई तुम लड़ लो, हम तो खड़े बीच में आराम से। ठीक, तो उनकी पोजीशन तो फिक्स है, उनमें तो कोई झंझट ही नहीं है। अब बात आती है कि सर एग्जाम में जब कंफ्यूजन होगा तो हम इसको कैसे याद रखें? कहां पर? एग्जाम में। तो एग्जाम में देखो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, रफ कर दो इसको, समझ में आ गई ना बात? अब रफ देखो एग्जाम में कैसे याद रखने। देखो मिथाइल, मिथाइल और इथाइल में बड़ा ग्रुप कौन? इथाइल। है कि नहीं है? तो जब नंबर इथाइल का आएगा तो आप पहले 3 डिग्री ला के रख दो, बड़ा वाला नंबर। 3 क्या है? 3 क्या है? बड़ा नहीं है क्या? किससे बड़ा नहीं है? 1 से, है ना? तो बड़ा ग्रुप, बड़ा नंबर पहले, छोटा ग्रुप, समझ गए, छोटा नंबर पहले। क्लियर? बस कंफ्यूजन जरूर होता है और यही पूछा जाता है एग्जाम। आप इसके बोर्ड में उठा के क्वेश्चन देखोगे, बोर्ड तो छोड़ो कंपटीशन में भी उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा मिलते हैं। और कंफ्यूजन इतना कि बुक से जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा यार ये कहना क्या चाह रहा है, हमें तो समझ में ही नहीं आया। अब कम से कम तुम्हारे पास एक है कहानी कि ठीक है भाई, जो गैसियस फेज है उसमें तो नॉर्मल कहानी है, अपना सीधे कर लो 3 2 1, वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन जब आपका एक्वस सोल्यूशन आया तो उसमें जो है आपकी कहानी क्या आने लगी? 2 कहानी आने लगी। दोनों ने सपोर्ट किया कि 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो यानी 1 और 3 में झगड़ा हुआ। क्लियर? समझ में आ गई? तो हमने फिर क्या किया, फिर हमने स्टीयरिक हिंड्रेंस को और सॉल्वेशन को कंसीडर किया, और उसके अकॉर्डिंग जो मिथाइल है उसको सपोर्ट किया दोनों ने, और जो आपका क्या था इथाइल है उसको सपोर्ट किया किसने? प्लस आई इफेक्ट। कोई डाउट बचा इसमें? बोल दो अगर बचा है तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं? क्लियर? ये तो लाइट का झंझट रहता है, नहीं तो मैं क्लास लाइव ही कर दिया करूँ साथ। तो वो देख तो रहे हो, इतना बड़ा इन्वर्टर लगा के तो चलाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, ये बेसिक करेक्टर का नेक्स्ट ऑर्डर है, जिसमें हम क्या करेंगे? 2 नंबर की कंपैरिजन करेंगे। 1 पे तो हमने कर ली, यहाँ 2 नंबर की कंपैरिजन है। इस 2 नंबर कंपैरिजन में क्या है, हम कर रहे हैं बात किसकी? एक तो यस एराइल अमाइन की, यानी कि इस तरह के कंपाउंड्स की। दूसरी किससे कर रहे हैं? अमोनिया से कर रहे हैं इसकी कंपैरिजन, कि भाई अमोनिया और इनमें ज्यादा बेसिक कौन हो। ठीक है,
तो देखो पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई। क्या बोल रहा हूं मैं, पीकेबी वैल्यू जो है एनिलीन की वो क्या होती है, हायर, और हायर द पीकेबी लोअर द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोल रही मैंने, लोअर द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि बेसिक करेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लो। क्योंकि लो पीकेबी वैल्यू किसको सपोर्ट करती है, हाई बेसिक करेक्टर को, जो हमने याद किया है। आपको अपना ही याद रखना है, आपको घूमना नहीं है इसमें, अपनी लाइन याद रखो कि हायर द केबी लोअर द पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। इसको याद रखिए, इसको छोड़ो मत। ठीक, अब अगर कभी कहानी उल्टी हो जाती है तो आप भी लाइन को पलट दो। समझ में आ गई ना, अगर पीकेबी हाई है तो जब आप इसको लो बेस बोल दो कि बेसिक क्या हो जाएगा कम। पहली बात। दूसरी क्यों है, क्योंकि क्या है, एनिलीन जो है एराइल अमाइन है, जो NH2 ग्रुप, देखो ये वाला, ये जो NH2 ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग में डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। और जुड़ा भी किस कार्बन से भाई बच्चों, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, sp3 नहीं है, कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। क्लियर। अब सुनो ध्यान से कि इसका बेंजीन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, विड्रॉ। देखो किया भी, समझ गए। इस पेयर को क्या कर लिया, यहां से उसने ले लिया। जब ये पेयर लिया तो लेने के बाद क्या आ गया, रेजोनेंस चलने लगा। क्लियर। अब सोचो, जिस लोन पेयर की वजह से बेसिक करेक्टर था, क्या बचा वो लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से, बचा नहीं बचा ना, कहां चला गया, रेजोनेंस में। ठीक, क्योंकि यहां तो कॉन्जुगेशन बन रहा तुम्हारा, देखो डबल सिंगल डबल, तो मस्त कॉन्जुगेशन किसने बन रहा, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। देखो जरा ध्यान से, बस यहाँ लोन पे लग गए खुद ही, अच्छे से लगे, ठीक है, समझ गए नहीं। तो ये जो आपका कॉन्जुगेशन है, इससे जो बना, इससे ये बात साबित हो गई कि यहाँ पर आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से पीकेबी वैल्यू क्या चली गई, हाई, और बेसिक करेक्टर कैसा आ गया, लो, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी दिखाएगा। क्लियर, एकदम ब्रेक होना चाहेगा नहीं, किसकी वजह से बोलो, रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। समझ में आई। तो यहां पर हमारी ये भी कंपैरिजन होती है। अच्छा, इस पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी मैंने नोट किया है, ये, ठीक है, ये जो आपका एनिलीनियम आयन है, ठीक, ये क्या है, आपको पूछता है कि ये मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, किससे, अमोनिया से या एल्काइल अमाइन से। तो देखो क्या है, आप कह सकते हो कि एनिलीनियम आयन ऑब्टेन्ड बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक, किससे बना है एनिलीनियम आयन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, जो NH2 ने क्या करा, एक एक ले लिया H, और किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 में। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इसका नाम रख दिया एनिलीन से, क्या, एनिलीनियम आयन, यही तो रखा है, समझ गए। क्लियर। अब इस एनिलीनियम आयन की रेजोनेंस कितनी है, दो। कितनी रेजोनेंस है, सिर्फ दो। क्लियर, कौन कौन सी, देखो बॉन्ड ट्रांसफर कर लिए, करे ना, सिर्फ क्या ट्रांसफर करा है, बॉन्ड ट्रांसफर करे, और कुछ भी ट्रांसफर हमने इसमें नहीं किया है। तो कहा है ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। कहा है एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन, कैसे, वाई, आगे क्या लगा देगा, वाई, और तुम्हारी जान सूख जाएगी वहीं पर ही। ठीक, अब आपको कहां देना ये वाली बात, अब आपको ये वाली बात बतानी है कि हमने इस वाई का रीजन क्यों दिया। क्लियर, समझ में आई बात या नहीं आई। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अब अगर वो क्या करे, सारे के सारे एनिलीन ही दे, लेकिन एनिलीन में ग्रुप अलग अलग लगा, क्या लगा दे, ग्रुप अलग अलग लगा दे, तो उस कंडीशन में आप किस तरह से इनको वर्क करोगे, देखो ध्यान से। एक तो मैं लिख रहा हूं भाई एनिलीन, पहले मैं 3 एनिलीन लिखता हूं, एक छोड़ो, NH2, ठीक है, फिर यहां पर मैंने लिखा एक बार और NH2, और फिर एक बार और लिखा NH2, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, बताओ, बोलो, सुनो बात को, कौन है, तीनों ही सर बराबर है, कुछ ज्यादा कम वाला तो नहीं होगा। लेकिन यहां ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कैसे ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अगर लगेंगे, तो आगे क्या लाइन लिखा है, बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं यहां क्या कर दूं, OCH3 लगा दूं, तो अब ये इन दोनों से क्या हो चुकी, ज्यादा बेसिक हो चुकी, इन दोनों से। ठीक, फिर कहा है अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। यहां मैंने क्या कर दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये वाला जो है, ये इन दोनों से कम बेसिक हो गई, तो यानी ये वाली, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक, पहली वाली। इन दोनों में ज्यादा कौन बेसिक, सेकंड वाली, एनिलीन नॉर्मली। ये हो गया इसका बेसिक करेक्टर का ऑर्डर, और ऐसे वो कहीं पर भी लगा के आपको कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो ग्रुप में यही लगाए, जितने मैंने लिख रखे हैं ये वाले, इनको भी लगाया जा सकता है, हेलोजन को भी लगाया जा सकता है, उसके प्लेस पर एनी मतलब CH3 को भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो ये थी आपकी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है।
चले आगे जी। तो बेसिक कैरेक्टर आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी जो इतनी देर बाद खत्म हुई है। ठीक, कुछ पार्ट पहले था इसका, कुछ पार्ट कल भी था, मतलब प्रीवियस में, कुछ आज था, तो दोनों से हमने खत्म किया है। ये बेसिक कैरेक्टर जिसको आ जाता है, ये मान के चलो कि क्वेश्चंस बोर्ड में तो तय है इससे पूछना। ठीक है, मतलब जैसे मैं एक बात बोलूं कि जो टीचर का फेवरेट क्वेश्चनों में से ये रहता है। क्यों? अभी आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा समझ में आने का पैरामीटर कम हुआ होगा। अब समझ लो जहां पैरामीटर डाउन जा रहा है समझने का, बस वेरी मोस्ट वहीं को लिख लिया करो केमिस्ट्री। पूछने की जरूरत नहीं है दुनिया के किसी भी टीचर से। बस लगो कि समझ में, जहां बहुत हाई लेवल पर समझ में आ रहा है बड़े आराम से समझ लो, ये बहुत कम है मामला इसका, पूछा गया तो मेरा नसीब है, अदरवाइज नहीं। समझ गए जी? देखिए, एसाइलेशन, ध्यान से सुनना बच्चों, ये एसाइलेशन के चक्कर में बच्चे एक गड़बड़ कर लेते हैं। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं है, ये सिंपल एसाइलेशन है। ठीक है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट से लेना देना नहीं है। इसके चक्कर में जब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो अमाइन है क्या वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ सर, पढ़ी तो थी, हेडिंग में देखा था एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट तो भूल ही जाते हैं वो, फ्रीडल क्राफ्ट का कोई लेना देना नहीं उनका, कहते हाँ सर देता है। जबकि ऐसा नहीं होगा, आगे चल के पढ़ेंगे अभी हम इसमें कि ये रिएक्शन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, उसका रीजन भी पढ़ेंगे। तो चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो, वो दोनों ही रिएक्ट करेंगे किससे? एसिड क्लोराइड। किससे? एसिड क्लोराइड से, मतलब CH3COCl टाइप वाले कंपाउंड से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। समझ में आ गया? दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। किसके प्रेजेंस में होगी? बेस के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में इसलिए होती है, इसमें एक एसिड भी बनता है ताकि हम उसको हटा दें। बेस एसिड को क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज। इसमें इतना सोचने की क्या बात थी? क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज। भाई एसिड प्लस बेस क्या हो जाएंगे? सॉल्ट हो जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। ध्यान रखना, लिख भी दिया जानबूझ के हेडिंग के बाद भी कि एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं है। देखो रिएक्शन देख लो, ये तो कहानी इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी वाली बात याद रखने की थी। ठीक है, सुन लीजिए। अब देखो क्या है, ये मेरा एक कंपाउंड है जिसमें मैंने पहले क्या लिया है? एक प्राइमरी अमाइन, जिसको रिएक्ट करा दिया किससे? CH3COCl से। बस इसको ऐसे तोड़ ओड़ के इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा समझा सके कहां पर क्या हो रहा है। ठीक, जैसे ये रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले ये जो आपका अमाइन है, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा। क्यों दिया इस कार्बन को? इस कार्बन को देने के पीछे का रीजन है कि ये जो CO है ये पोलर है। कैसे नेचर का है? पोलर। इस पर आएगा पार्सली निगेटिव और इस पर आएगा पार्सली पॉजिटिव, तो यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है। आई समझ में या नहीं आई बात? अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड किधर हो गया? इधर ब्रेक हो गया। ऐसा होने पर यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? प्लस। और यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? माइनस। ठीक, फिर से क्या हुआ? सुनो ध्यान से, इस पेयर से यहाँ क्या बन गया? बॉन्ड। तो ये Cl हो गया क्या? अलग। ध्यान सुनना, Cl क्या हो गया? ब्रेक हो गया। Cl इससे हटा और यहाँ से कौन हट गया? देखो ध्यान से, यहाँ से H हट गया। ठीक, समझ में आई बात नहीं? वही, तुम भी सनम बाहर हम भी बाहर, दोनों चल के क्या करेंगे? अलग एक दुनिया बसाएंगे, किसकी? HCl नाम, जो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, समझ में आ गई नहीं? क्लियर? पर वही है, विलन नाम के बेस जो है क्या करेंगे? इस एसिड को रिएक्ट करके यहाँ से सॉल्ट में बना देंगे। बड़े दिक्कत से बच्चे से याद करते हैं, क्या है? अगर डायरेक्ट याद रखना है तो देखो डायरेक्ट का मेथड बता दूं, C2H5NH2 लिख लिया। इस NH2 को देखो ध्यान से, इस NH2 को क्या करो आप? ऐसे करके लिख लो, NH.H करके लिख। ठीक, डायरेक्ट मेथड है, आपको तो डायरेक्ट मेथड से काम चल जाएगा। Cl लिख लिया, फिर CO लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? CH3। यहां सीधे सीधे इनकी दोनों की दोस्ती करा दो, डायरेक्ट दिख गया होगा आगे जुड़ता हुआ। ये डायरेक्ट मेथड, आप चाहो तो मैकेनिज्म से कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। देखो पहला वाला कंपाउंड क्या था? NH, फिर क्या है? CO, NH CO CH3, बनाना यही कंपाउंड। इसका नेम भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, जब आप इसका नेम लिखेंगे ना, ध्यान रखो क्या है, आपको क्या है, इतनी बात प्रीफर करनी है। देखो इतनी, अगर मैं नेम कैसे याद रखूं? अगर मैं इसको वापस एक H दे दूं तो ये मेरा कुछ इस तरह की शक्ल का दिखाई देने लगेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? क्या करने के बाद? इसको एक H देने के बाद। ठीक है, अब मैंने इससे एक H ले लिया। ठीक, तो लेने के बाद का नाम क्या होगा? वो हमें पहले वाला नाम बता देगा कि ये जो पहले नेम है यो क्या है। अगर मैं आपको इससे पूछूं कि भाई ये नेम क्या है? इथेनामाइड। क्या है? देखो ये लिखा इथेनामाइड, किसका नेम है ये? इसका। ठीक, हाँ एसिटामाइड भी बोलते हैं कॉमन नेम में, बात IUPAC की हो रही है। अगर मैं इसको इथेनामाइड के बजाय, ठीक, यहां एक H कम करके C2H5 लिख रहा हूं, तो मेरा C2H5 किससे लिंक है? N से। किससे लिंक है? तो क्या लिख दो? N इथाइल इथेनामाइड।
अगर ध्यान से सुनो, मैं इस एक H को और कम करके यहां फिर से क्या लगा दूं, देखो क्या लगाया मैंने यहां, बोलो, अरे यहां भी तो मैंने C2H5 भी लगाया है। तो अब की बार मेरा यही नेम क्या हो जाएगा, NN डाई इथाइल, और बाकी आगे इथेनामाइन। नेम लिखने की इनकी कला सीखनी पड़ेगी तुम्हें कि हाँ कैसे हटा के क्या लगा रहे, रटने से नेम कुछ ना होने का। वो तो वहां पर पता लगा उसने क्या कर दिया, एक इथाइल एक मिथाइल, लो रट लो। सर ने या तो इथाइल इथाइल सिखाया है, या तो दोनों इथाइल थे या तो एक इथाइल था, उसने क्या कर दिया, एक इथाइल एक मिथाइल कर दिया। अब आपको फिर से अपना रूल याद करना है यूपीएससी का, अल्फाबेट लगा दो, पहले इथाइल फिर मिथाइल, और इथेनामाइन तो उसमें भी रहेगा ही अगर मैंने दोनों ग्रुप चेंज। ठीक, यानी कि ये जो अमाइन था मेरा कितने डिग्री था भाई बच्चों, बोलो, ये 2 डिग्री, ये कितने डिग्री था, 1 डिग्री। जब मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, जब मैंने 2 डिग्री लिया तो भी मेरा एसिड क्लोराइड ने इससे क्या किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके एक कंपाउंड दिया। 1 डिग्री में तो दिया ही दिया, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं क्या कर दूं, इसको चेंज करके क्या कर दूं, टर्सरी में बदल दूं, यहीं पे लिख देता हूं। अगर मैं इसको चेंज करके क्या कर दूं, टर्सरी में बदल दूं, तो देखो यहां पर भी मैं C2H5 लगा दूंगा, यहां पर भी लगा दूंगा C2H5। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, और जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा CH3COCl, अब इसके पास तो H देने के लिए बचा ही नहीं, नहीं बचा ना, तो आगे रिजल्ट क्या हुआ, यस नो RXN, समझ गए, क्लियर। अब मेरे ये काम आएगी, कब, यो केमिकल टेस्ट में काम आएगी, किसमें आएगी ये काम, हाँ बोलो, एल्काइल, अच्छा C2H5Cl निकाल दे। देखो मैं आपको बताऊं, इस Cl की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये यहाँ आके अटैक कर पाए। सुनो क्यों, इसका खुद का नेचर भी कैसा, इलेक्ट्रोनिगेटिव, और यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ तीन तीन बॉडीगार्ड बैठे हैं, आने देंगे उसे, क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स देंगे, बहुत हो गया तेरा ऊपर खेल, नहीं है, समझ में आ गई नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। हाँ मन में सोचा जा सकता है कि C2H5Cl निकल जाए, नहीं निकलेगा, और C2H5Cl निकाल करके ऐसा कुछ कंपाउंड बना दिया जाए, नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर, रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आके तो अटैक किसको कराना है, Cl को ही कराना है, तो वो खुद भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आने नहीं देंगे उसको। तो देखो ये क्या करेगा, आपसे आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे, देखो इधर वाला देगा भाई कंपाउंड कि एन इथाइल इथेनामाइन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मेन वही होते हैं, एग्जाम में लिखा है कि एन इथाइल, हाँ इथेनामाइन, ठीक है, ये लिख दिया उसने, फिर दूसरा लिख दिया, देखो ध्यान से, एन एन डाई इथाइल, और फिर से लिख दिया इथेनामाइन, कहा इन दोनों में डिस्टिंग्विश करके बता दो। अब आपको क्या है कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है हमने, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम कहां से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इसमें, पढ़ा है भाई, यही तो पढ़ा है कि ये एसाइलेशन रिएक्शन देगा कौन, पहले वाला, बट ये एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा, और सिर्फ ये कहानी नहीं लिखा नहीं जो बच्चा दिक्कत करते हैं, क्यों नहीं लिख के आनी, क्या करना है उसे, रिएक्शन लिखना, जैसे मैंने अभी लिख रखी थी ना, नो रिएक्शन और ये रिएक्शन पॉसिबल, ऐसे लिख दो, आपका 1 नंबर सॉलिड, 1 नंबर में आवे बस, इतनी कहानी, कभी सोच रहे बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ ना इंसाफी तो है देखो बच्चों के साथ, कि 1 नंबर में जो है बड़ा दिक्कत कर रखी है, 1 1 नंबर में इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन पूछता है। फिर देखो नेक्स्ट, अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया, एराइल ले लिया, एराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, तो भी मेरी ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन मैंने इस बार यहाँ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहां पर ले लिया क्या, एनहाइड्राइड, पहले क्या ले रखा था मैंने यहाँ पर CH3COCl, उसको बदल के एनहाइड्राइड इसलिए लिया है ताकि आपको याद रहे कि एनहाइड्राइड भी इससे रिएक्ट करते हैं, क्या बोला मैंने, एनहाइड्राइड भी इससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वही फिर से क्या होगा, समझ में आई बात, नहीं देखो ध्यान से कि ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से फिर वही समझ में आ गई होगी, ये अलग और ये बॉन्ड वापस, तो यहां तुम्हें क्या मिल जाएगा, H, ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, H, मैंने इतना क्रॉस कर दिया, इसको पढ़ के बताओ क्या है ये, CH3COOH, ध्यान से देखो क्या है ये, CH3COOH, एक पार्ट तो बदल गया किसमें, CH3COOH में, और दूसरा पार्ट किसमें बदल जाएगा, इसके साथ आकर के लिंक हो जाएगा ऐसे। इस बार क्या, इस बार आपका एन फिनाइल इथेनामाइड क्या हो गया, एन फिनाइल इथेनामाइड, ध्यान रख लेना। अच्छा एक चीज और हो जाती है इसमें, बता रहा हूं कभी गड़बड़ कर लो, C6H5, अगर ये लिख दिया CO इधर, समझ में आ गया ना, CO इधर लिख दिया इसके साथ, तो फिर चेंज कर लेना, कभी उसमें भी क्या कर दो, इथेनामाइड, फिर तो बेंजेनामाइड, ध्यान से देखो, अगर यो लिखा है ऐसे करके तो ये तो क्या है, बेंजेनामाइड है ना, इसलिए तो कभी इसमें भी उसे ही कर दो, तुम गड़बड़ मत कर, मेन बनेंगे। अब आगे देखते हैं, जो अमाइन है ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड,
यानी कि अगर मैं क्या करूं, CH3COCl के प्लेस पर C6H5COCl ले लूं तो भी रिएक्शन होगी, और उस कंडीशन में रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी इस तरह से। देखो ध्यान से, वही बस यहां से क्या लोगे, यहां से H हटाओगे और यहां से क्या रिमूव कर दोगे, Cl, ठीक, बना दोगे क्या HCl, और सीधा बन जाएगा आपका कंपाउंड CH3NH। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, याद करो, कि अगर बेंजीन के साथ CONH है तो इसे क्या मत कर लेना, इसको इथेनामाइड मत लिख देना। देखो ध्यान से, आ गई नहीं, क्या लिखा है, बेंजेनामाइड। क्यों लिखा है, क्योंकि बेंजीन के साथ है भाई इस बार ग्रुप, किसके साथ है, बेंजीन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्ट लिंक है। अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ लिंक होता है, CH3 के, तो फिर से क्या हो जाता, इथेनामाइड। देखो ध्यान से, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नाम में बड़ी गलती करते हैं इनके। चलिए, अब इसके बाद आपकी है कार्बोलामाइन रिएक्शन, एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। कार्बोलामाइन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हमारा अमाइन है, क्या है, जो भी हमारा अमाइन है, स्पेशली ओनली प्राइमरी अमाइन, ये तो मैंने लिख रखी होगी खैर बात यहाँ पर, ठीक है, नीचे जा करके, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन यहां रिएक्ट नहीं करते। क्या बोला मैंने, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन रिएक्ट नहीं करते, कौन करते हैं, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन जो है हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आइसोसाइनाइड में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, आइसोसाइनाइड में, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, जब किसी एल्कली बेस से रिएक्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो तीनों Cl है ये इस H के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, KCl। यहां से आपको तीनों H मिले, यहां से आपको देखो ध्यान से, एक दो हाइड्रोजन ये और तीन ये, तो तीन हाइड्रोजन मिले। और जब भी आपको तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन मिल जाए, सीधी बात है कितने वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब क्या हुआ, यहां से बचा R, देखो ऐसे समझो, और N, क्यों, हाइड्रोजन तो चले गए, और यहां से बचा कौन, सिर्फ C। समझ गए, तो ये C इधर लगा। अब देखिए, जो मेन एल्काइल चेन है उससे कौन लिंक है, नाइट्रोजन लिंक है, कौन लिंक है, और ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं, ये लिखा चलो, आइसोसाइनाइड। क्या कहलाते हैं, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी यूज करते हैं, कार्बोलामाइन रेम रिएक्शन भी है, और मैं आपको बता दूं कन्वर्जन में भी पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, कन्वर्जन में भी, आइसोसाइनाइड के कन्वर्जन में भी इसको पूछता है। तो ये थी आपकी इसमें कार्बोलामाइन रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन है आपकी ये कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये भी तुम्हारे काम बड़ी आने वाली है। उसके पीछे का लॉजिक है सेंड मेयर रिएक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ी। जब आपके प्राइमरी अमाइन, वो भी कैसे, एलिफेटिक, ध्यान से सुनना, कैसे, एलिफेटिक रिएक्ट करते हैं किससे, नाइट्रस एसिड से, जो किससे मिलेगा, देखो ध्यान से, हाँ इनसे मिलेगा। तो ये क्या करते हैं आपको मालूम है, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट में। लेकिन ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट बना है, ये कैसा है, एलिफेटिक, जो कि क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा, आप चाहे तो इतनी डिटेल याद रख ले, और अगर ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट मेथड वाली बात, अगर आप भाई ये याद रख लोगे तो आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो मैंने आपसे कहा कि आप प्रोपेनामाइन को प्रोपेनॉल में बदल दो, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोपेनॉल में बदल दो, तो आपको याद आ गया, सर ने बताया था कि इसको किससे रिएक्ट करा दो, NaNO2 या H+HCl, या इसके प्लेस पर क्या लिख दो, सिर्फ HNO2। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट करोगे, OH में। ध्यान से देखो, NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, OH में। तो यहां हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, और ऐसा करने पर आपको आपका आंसर क्या हो चुका, मिल गया, और क्या चाहिए था। समझ में आई कि नहीं बात, क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए एनिलीन। ठीक, अगर मैं यही कारनामा एनिलीन से कराऊं तो एनिलीन क्या है हमारी, बोलो, एनिलीन से जो बनेगा वो एरोमेटिक बनेगा। कैसा बनेगा, एलिफेटिक नहीं बनेगा, एरोमेटिक। क्या बनेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। और ये क्या होता है, स्टेबल। ये उसकी तरह हाईली अनस्टेबल नहीं होने का, पर फिर भी मैं आपको बताऊं, ये भी किसमें कन्वर्ट हो सकता है, OH ग्रुप में, पर अपने आप नहीं, वो तो होके ही मानेगा, वो नहीं रुकने वाला। ठीक, लेकिन ये रुक जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि ये कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको हीट कर दीजिए, वाटर के साथ हो जाए। ठीक है, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। कभी आप एक अपने मन में एक चीज बना लो कि नहीं, जब ये स्टेबल था तो ये वाला कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। समझ में आ गई मेरी बात को, हो जाएगा, लेकिन वार्म करना पड़ेगा किसके साथ, वाटर के। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो चाहोगे भी नहीं यहाँ रुक जाए, ना रुकेगा, आ जाएगा सीधा अल्कोहल पे, हाँ रुकेगा भी नहीं। हाईली अनस्टेबल कहाँ रुकते हैं, रुकेगा कोई, हाईली अनस्टेबल नहीं रुकेगा। ठीक है, देखो लिखी हुई है बात कि सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन अगर रिएक्ट करेंगे
ये तो बात थी प्राइमरी अमाइन की। अगर सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन रिएक्ट करेंगे तो वो करेंगे जी डिफरेंट मैनर से। मतलब जो ऊपर पढ़ा है कौन सा वाला देखो ध्यान से, जो अभी पढ़ा ना ये वाला, इससे नहीं करेंगे, ऐसे वाले तरीके से नहीं करेंगे। ये तो क्या थे आपके प्राइमरी, ये क्या था प्राइमरी। अगर इनके प्लेस पर आपने क्या ले लिया सेकेंडरी, ठीक देखो है सेकेंडरी नहीं, और किससे रिएक्ट कर रहा है HNO2 से, पर फिर डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। बना क्या, क्या बना आपका, ये बना आपका सेकेंडरी नाइट्राइसो अमाइन, जो कैसे कलर में होता है, जिससे ये खुद में लिखा हुआ येलो से। क्लियर, कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, यानी कि केमिकल टेस्ट करने के काम आएगा। क्लियर, तो सेकेंडरी अमाइन अगर उसने दे दिया HNO2 दे दिया आपको, या HNO2 ना दिया, क्या दे दिया आपके प्लेस पर Na, अरे NaOH, NaNO2 हाँ, प्लस HCl। क्लियर, अगर ये भी लिख दिया, ये ना लिखा, तो भी आप यहां अगर कोई डाइएजोनियम सॉल्ट बनाइए, देखो क्या C2H5 होल ट्वाइस N2 है, तो देखो इतना पॉजिटिव, Cl निगेटिव, बस गलत समझ गए। बस सिर्फ इतना देखो ध्यान से, इतना पार्ट चेंज है सिर्फ, क्या है डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ये, हाँ क्लियर। अब अगर टर्सरी अमाइन हो तो देखो ये रहा एक टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन को जब हीट किया गया HNO2 के साथ, तो इसने आपको पहले तो ये दिया, जैसे इसको हीट करोगे तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा टर्सरी सॉल्ट नाइट्रोसो अमाइन। क्लियर, यहां पर भी वैसे ही बनेगा, लेकिन यहां वाटर के बजाय क्या बनेगा एल्कोहल। क्लियर, समझ में आई। तो दोनों के रिएक्शन का डिफरेंट मेथड है, याद रखिएगा। प्राइमरी डाइएजोनियम सॉल्ट देंगे, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, ठीक। और अगर भैया सेकेंडरी और टर्सरी हुए तो क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शन करेंगे।